हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रोज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम लेंथ इज 10%। ठीक है, यानी लेंथ में जो एरर दिया है वो 10% एंड इन द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में जो एरर है वो दिया गया है 5%। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ग्रेविटी में परसेंटेज एरर बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी सरल पेंडुलम की लंबाई में त्रुटि 10% है और परिक्रमण काल में 5% है। परिक्रमण काल में 5% है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण की माप में त्रुटि क्या होगी, यानी परसेंटेज त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जब भी किसी चीज़ की त्रुटि पूछे आपको सैंपल पेंडुलम की, तो उसका परिक्रमण काल का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम का जो है लंबाई है, लेंथ है, ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और ये है परिक्रमण काल, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, देखिए इस तरह है। तो इसे पहले हम या तो डिवीज़न में या तो इनटू मल्टीप्लिकेशन रूप में एरर हम का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 2π। देखो हम लिख सकते हैं L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2। ठीक है, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, और दोनों तरफ हम ले लेंगे लॉग। ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा 1/2 log L, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/2 log G। ठीक है, इधर log लेंगे, log m इंटू n, log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, या इसका यहीं से हम फार्मूला बना देते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी। ठीक है, ये 1/2 डेल्टा एल अपान एल, लेंथ में त्रुटि, ये क्या है परिक्रमण काल यानी टाइम पीरियड में त्रुटि। ठीक है, -1/2 ये है ग्रेविटी का त्वरण यानी एक्सीलरेशन में त्रुटि, ये हो जाएगा डेल्टा जी अपान जी। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू हमको दी गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये है 5%। ठीक है, और इसकी वैल्यू डेल्टा एल की हमें दिया गया है 10%। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लेंथ में 10% और टाइम पीरियड में 5%, यानी परिक्रमण काल में। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर -1/2 डेल्टा जी अपान जी। ठीक है, ये 2 5 जा, ये भी हो जाएगा 5%, इधर भी 5% और इधर भी 5%, -1/2 डेल्टा जी अपान जी। तो कुछ दिख रहा होगा कि ये इससे कट जाएगा, इसका मतलब इधर 0 आ जाएगा, इधर बचेगा -1/2 डेल्टा जी अपान जी। इसका मतलब ये पूरा इंटू में हो जाएगा, तो ये भी 0, यानी इसका मतलब डेल्टा जी अपान जी भी 0। इसका मतलब त्रुटि जो त्वरण में होगा यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में त्रुटि होगा वो 0 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, देन एंगल मेड बाई ए प्लस बी एंड बी इज। ठीक है, दो वेक्टर ए और बी जिनका परिमाण 2 है तथा 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो ए प्लस बी तथा वेक्टर बी के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी है, और मान लीजिए इनके बीच का एंगल है थीटा, और थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। ठीक है, और इनका परिमाण जो होगा वो इनके बीच से जाएगा। ठीक है, परिणामी वो होता है आर इट इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बी
और ए के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, मान लीजिए बी हम यहाँ पर रख लेंगे और ए यहाँ पर, तो हमें इजी हो जाएगा करने में लिए। ठीक है, ये ए और बी कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम एंगल मानेंगे। ठीक, ए और बी। ठीक, तो हमें इसके बी और ए के अगर यहाँ पर बी रखते हैं तो इसके बीच में एंगल, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही बात है। ठीक है, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? tan अल्फा इट इज इक्वल टू होता है ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा, ये अल्फा की वैल्यू होती है। इन दोनों के बीच का परिणामी और किसी एक वेक्टर के बीच का एंगल tan अल्फा होता है। ठीक है, बस हमें यही अल्फा की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है क्योंकि दोनों का जो परिमाण है बताया गया है, दोनों का परिमाण सेम है, यानी 2 है। ठीक है, तो 2 रख देंगे, यहाँ पर साइन 60 रख देंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर cos 60, यहाँ पर भी। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, 2 + 2 cos 60, यहाँ पर cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये ऊपर बचा √3 और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये 1 + 1/2, 2 1 जो 2, 2 1 3, 3/2। ठीक है, ये ऊपर बचेगा √3 और 3/2 और 3 2 जा 6, यानी 6/2, यानी 3 ही बचेगा। ठीक है, नीचे बचेगा 3। ठीक, ये 3/3। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं √3 और ये भी √3 इंटू √3, 3 से 3, ये 1/√3। ठीक है, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 में, यानी tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? वो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एस इट इज इक्वल टू 1/2 वी_t। ठीक है, वी क्या है? वेलोसिटी है। देन एक्सीलरेशन। ठीक है, और ब्रैकेट में दिया गया हियर एस इज डिस्प्लेसमेंट और वी इज वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। ठीक है, इसे हिंदी में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए ये सिर्फ फार्मूला दिया गया है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सीलरेशन के बीच का फंक्शन, आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है कि फंक्शन इन एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में क्या कोई फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सीलरेशन का जो फंक्शन होगा टी के बराबर होगा या टी के सापेक्ष होगा, यानी टी में कोई फंक्शन होगा एक्सीलरेशन का, या एक्सीलरेशन का कोई वेलोसिटी के साथ फंक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है ये वी वेलोसिटी है, यस डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, टी समय तो पता है आपको। तो हमें किस में निकालना है? एक्सीलरेशन में। और एक्सीलरेशन के साथ यानी त्वरण के साथ कोई आ जाए, अगर टी आ जाएगा तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन का समय टी के साथ एक फंक्शन यानी एक रिलेशन है। अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन के साथ आ जाएगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी का ये फंक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये एस दिया है 1/2 वी_t दिया है। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है तो एक्सीलरेशन यहाँ है कहाँ? है नहीं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसका dy/dx निकालेंगे, ds/dt कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। इधर हम लोग dv/dt कर देंगे और dt/dt की वैल्यू होती है 1। अच्छा, हमने बताया है, नोट्स में भी बताया है और आप लोगों को पता भी होगा कि dv/dt की वैल्यू क्या होती है? a, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन अपॉन समय परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। ये हो गया त्वरण। ठीक है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? वेग यानी वेलोसिटी। इधर हो गया वेलोसिटी, इधर 1/2 इंटू ए। ठीक है, ये है कांस्टेंट यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बताओ त्वरण का किसके साथ फंक्शन है? वेलोसिटी के साथ। कौन सा ऑप्शन होगा? इज अ फंक्शन ऑफ वी। अगर यहाँ पर टी मिल जाता तो हम कहते त्वरण का फंक्शन टी के साथ है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी ना होता, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती, जैसे यहाँ पर वी ना होता
और यहाँ पर ए इट इज इक्वल टू कोई 2 आ जाता है या 3 आ जाता है तो हम कहते हैं ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2 3 4 के ए बी सी, तो ए कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो कुछ आ जाएगा उसी के साथ हम फंक्शन बना लें, कहेंगे ये उसका फंक्शन है। ठीक है, टी के साथ फंक्शन है। एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप, इट रीचेस द ग्राउंड इन t1 सेकेंड। ठीक है, अ सेकंड स्टोन थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड रीचेस द ग्राउंड इन t2 सेकेंड। अ थर्ड स्टोन रिलीज फ्रॉम रेस्ट रीचेस द ग्राउंड इन t3 सेकेंड। इनका कहने का मतलब है कि 3 पत्थर है और एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, उस मीनार के यानी टावर के टॉप पॉइंट से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो वो t1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। ठीक है, और वहीं से एक पत्थर को नीचे की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो t2 में फिर वहीं से एक पत्थर को एकदम मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाता है। हाथ में लिए हैं, बस छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, फेंक नहीं रहे, सिर्फ छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो नीचे ज़मीन पर t3 सेकंड में गिर रहा है। ठीक, आइए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिया है कि किसी मीनार के ऊपर से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है या जमीन पर t1 सेकंड में पहुंचता है, तथा उसी मीनार से एक अन्य पत्थर को नीचे की ओर फेंका जाता है या जमीन पर t2 सेकंड में पहुंचता है, तथा एक और पत्थर को उसी मीनार से मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाता है। तो आपको t3, t1 और t2 में रिलेशन बनाना है। ठीक है, कौन सा ये ऑप्शन होगा, t3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 अपॉन 2, या t3 इट इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2, या 1 अपान t3 इट इज इक्वल टू 1 अपान t1 प्लस 1 अपान t2, या t3 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर t1 t2 t3 दिया गया है, इससे हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमें t1 t2 t3 में एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका समय निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोई मीनार है, समझा दे रहे हैं, मीनार है मान लीजिए, यहाँ से खड़े होके ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं एच इट इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर की ओर हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को। ठीक है, u t1 प्लस हाफ जी t1 का स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एच इट इज इक्वल टू सेकंड में जब नीचे की ओर फेंकेंगे, यहीं से सेकंड पत्थर को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो इसको मान लेंगे u t2 और प्लस हाफ जी t2 का स्क्वायर, इसे रिलेशन सेकंड मान लेंगे। फिर सेम यहीं से एक पत्थर और को नीचे की ओर एकदम छोड़ दे रहे हैं, यानी जब छोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका वेग यानी इसका वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब फेंकते हैं तब इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता, लेकिन जब रिलीज किया जाता है या मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो u को हम 0 मानते हैं। ये ध्यान रखना, चाहे ऊपर फेंका जा रहा है चाहे नीचे फेंका जा रहा है, अगर बोला जाए कि फेंका जा रहा है तब u 0 नहीं होगा, जब छोड़ा जा रहा है या मुक्त अवस्था में छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, तब 0 होगा। तो यहाँ पर ut जो होगा प्रारंभिक वेग 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ जी t3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम t1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा h अपान t1 इट इज इक्वल टू माइनस यू, ये प्लस हाफ जी t1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 2 में t2 से डिवाइड कर देंगे, ये h अपान t2 इट इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी t2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि ये थर्ड हो गया, तो ये 4 हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 4 से फिफ्थ को माइनस करने पर ये हो जाएगा h अपान t1 माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस कर लीजिए, माइनस आएगा वही। ठीक है, h अपान t2 अगर प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपान 2 जी, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। इसी तरह यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा t2 प्लस t1 अपान t1 t1 इंटू t2। ठीक है, इधर क्या बचा है 1 अपान 2 जी t1 प्लस t2, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो h इट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 जी t1 इंटू t2। ठीक है, अच्छा h की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। ठीक है, अच्छा इक्वेशन थर्ड क्या है 1 अपान 2 जी t3 का
स्क्वायर है, ठीक है। h की वैल्यू रख देंगे, जब h की वैल्यू रखेंगे 1/2 g T1 इंटू T2, तो आपको कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। बस तुरंत आप वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, इससे कट जाएगा। इससे समझ लीजिए जहाँ T1 इंटू T2 होगा वही हमारा रिलेशन होगा, तो T3 का स्क्वायर अंडर रूट T1 इंटू T2, ये याद रखना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, ठीक है। समय 2 का दिया जाएगा, तीसरे का नहीं, तो तीसरे का आपको समय पूछेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर हाइट भी पूछ सकता है, ठीक है। 2 ही दे दे, तीसरा ना दे, तब आपको हाइट तो यहीं तक ही आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, बस आपको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा ये बी वाला, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट, ठीक है, एंड इन द 5 सेकंड इट इज ड्यू टू नॉर्थ विथ 5 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी किसी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, उसका वेग जो है वो ईस्ट में है 5 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में उसके वेलोसिटी नॉर्थ हो जाती है, फिर उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहता है, ठीक है। देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, द बॉडी का एक्सीलरेशन यानी त्वरण बताना होगा, ठीक है। कण का वेग पूर्व में 5 मीटर पर सेकंड है तथा 5 सेकंड में या 5 मीटर पर सेकंड से उत्तर की ओर हो जाता है। कण का त्वरण क्या होगा, √2 या 1/√2 या √5 या √3, ठीक है, ऐसा हमसे कहा गया, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। आइए हम इसका रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब कण ईस्ट में था तब इसका वेग था v1 इट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब नॉर्थ हो गया, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तो ये v2 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कितने का चेंज अब होगा, अगर चेंज हम निकालेंगे कि v2 माइनस v1, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा v। कितने का चेंज हुआ, v2 माइनस v1 निकालने के लिए डेल्टा v, और डेल्टा v क्या होता है, इसका परिणामी होता है, ठीक है। परिणामी जैसे हम लोग r हमने पढ़ा है, परिणामी r, यानी इसे हम लोग कहेंगे डेल्टा v। अच्छा देखिए, ये वेलोसिटी ईस्ट को है, ये नॉर्थ को है, ठीक है। जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, जैसे वेक्टर यहाँ से ई से इस ओरिजिन पे आएगा, प्लस ओरिजिन से फिर जाएगा इधर नॉर्थ की तरफ, तब ये एड हो जाता है। लेकिन एक वेक्टर तो लेफ्ट, ठीक है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, तो एड तो होगा नहीं। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम, इस वेक्टर को हम उलट देंगे 180 डिग्री पर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का v1 यानी -5 मीटर पर सेकेंड। अब वेक्टर का मुख इधर को ना होके इस तरह हो जाता है, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा v2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डेल्टा v निकालना है। अच्छा, डेल्टा v यानी माड r को जब निकालेंगे डेल्टा v की वैल्यू, अच्छा माड r क्या होता है, ये ए बी जो दो वेक्टर दिए जाते हैं, इसका a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है मॉड r की वैल्यू, ठीक है, यानी रिजल्टेंट जो होता है, ठीक है। अच्छा, a क्या है मान लेंगे v1, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या है हम मान लेंगे v2, ये 5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 25 हो जाएगा, ये भी 25, इसका मतलब ये हो जाएगा √50। अच्छा, √50 को हम कुछ लिख सकते हैं ना, 25 × 2, इसको लिख सकते हैं 5√2, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चेंज दिया गया है समय का, वो दिया गया 5। आपको अभी बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, और यही एक्सीलरेशन इन त्वरण हमें निकालना है, ठीक है। डेल्टा v की वैल्यू मिल गई 5√2, डेल्टा t की वैल्यू 5, तो हमें सोल्व ही नहीं करना है, तो √2 हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा यानी त्वरण, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये मोशन इन 2 प्लेन में है, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज इज 4√3 टाइम्स द हाइट अटेन द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यानी एक प्रक्षेप गति में परास प्रक्षेप द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊंचाई से 4√3 गुना है, प्रक्षेपण का कोण क्या होगा, ठीक है। आइए
देखो बच्चों, हमको दिया गया है कि जो रेंज यानी परास है वो 4√3 टाइम्स है कि किसके प्राप्त की जाने वाली ऊंचाई यानी एच मैक्स से, ठीक है। अच्छा, रेंज का फार्मूला क्या होता है, u² साइन 2θ अपान जी होता है ये 4√3, और एच मैक्स की वैल्यू जो होगी यानी महत्तम ऊंचाई की वैल्यू होती है u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है। एक एक चीज़ को हमने अपने नोट्स में एकदम बताया है, ठीक है। जो जो बच्चे नोट्स परचेज किए होंगे वो देख रहे होंगे जितना अभी तक क्वेश्चन बताया ये सभी यूपीटीयू में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको नोट्स जो दिया है अगर देख रहे होंगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए जितना क्वेश्चन आया सब एक एक करके हमने कॉन्सेप्ट उसमें बताया है, एक एक फार्मूला बताया है। किसी भी चैप्टर का कोई भी फार्मूला, छोटा सा फार्मूला होगा उसे हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप देखेंगे ये सब बताया है, उसमें रेंज भी बताया हमने, उसमें हार्ट मैक्स भी बताया, मतलब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो हमने ना बताया हो, ठीक है। एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन उड़ता है फिर वहाँ से कोई बॉडी को छोड़ता है किसी वस्तु को, ठीक है। ऐसा भी हमने वहाँ पर क्वेश्चन बताया है और उसका भी रिलेशन बताया है, मतलब कहीं से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग नोट्स को पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है, उसी नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो हमें पता है कि फिजिक्स में आप 50 में 50 करके आएंगे, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे कि जितने क्वेश्चन हैं सब इसका हमने रिलेशन बताया है अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको एक फार्मूला पता है कि साइन 2θ इट इज इक्वल टू होता है साइन 2θ की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे u² 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 4√3 u² साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म, u² से ये u² खत्म, ठीक है। ये कॉस थीटा नीचे चला जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर जो 2 है ये नीचे, अच्छा ओ भूल गया था, ये 2 जो है इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 इधर आ जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा 1/√3, और इधर ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि साइन इधर है कॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 4 कट जाएगा 2 से और इधर भी 2 से, ठीक है। u² से बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा 1/√3 tan में किसका एंगल होता है, तो आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज, ठीक है, इनमें से कौन सा उसका रिजल्टेंट होगा। अच्छा तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी 2 वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर दिए होते हैं, मान लीजिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इसका रिजल्टेंट जो r होता है ये r, ठीक है, r होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो होगी वो होगी a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 डिग्री, ठीक है। ये cos 90 है, cos 90 का मान 0, ये पूरा 0, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा √a² प्लस b²। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन एक बार और दिया गया था यूपीटीयू में कि 2 फोर्स हैं, ठीक है, 2 फोर्स हैं और वहाँ पर दिया गया था कि एक फोर्स जो है 2q है और दूसरा फोर्स है वो 3p है और एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। 2 फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर एक दूसरे से 90 डिग्री पर। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, एक इधर से फोर्स लगाए और एक इधर से फोर्स लगाए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। अच्छा इधर से भी फोर्स लगाएगा, इधर से तो बॉडी भाई तीसरी दिशा में यहाँ से मूव करने लगी, तो रिजल्टेंट फोर्स F' बताना था, ठीक है। तो सेम वही है, रिजल्टेंट फोर्स भाई इसके बीच से यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा R, यानी R रिजल्टेंट होता है। अब R ना लिख के जब ये फोर्स दोनों हैं
तो हम भैया फोर्स लिख देंगे, ठीक है। तो मॉड एफ इट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 यानी ये एफ ये F2 यानी ए ये बी यानी 2Q का स्क्वायर प्लस 3P का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2Q इंटू 3P। और आगे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कॉस 90 है, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 4Q स्क्वायर प्लस 9P स्क्वायर। यही वहाँ पर आंसर था, ठीक है। आंसर यही था कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज रेस्ट एन इंक्लाइंड, 2 बार लिख दिया है, ठीक है, एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ऐसा हमने आपको नोट्स में बताया है और सैंपल भी जितने लोगों के पास भेजा होगा वो देख रहे होंगे, ठीक है, कि हमने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। न्यूटन के फोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये कह रहे यहाँ पर कोफिशिएंट फ्रिक्शन है इंक्लाइंड प्लेन पर, यहाँ से ये बोला जा रहा है कितना डिग्री बना रहा है, तो ये बना रहा है 30 डिग्री का। कोई बात नहीं, 30 डिग्री का। चलिए, अगर कोई नहीं जानता है तब भी उसके लिए मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ यहीं पर। जब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है तब भी बताया है, और जहाँ यहाँ पर कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है तब भी बताया, ठीक है। अच्छा, कोई बॉडी किसी के ऊपर रखी रहती है, चाहे जमीन पर हो, तो इसका एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, वो होता है mg, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल पे ये लगेगा। अच्छा, तो इसका एक फोर्स इधर की ओर लगेगा mg का साइन थीटा, तो एक इसी के परपेंडिकुलर इधर लगेगा, ये होगा mg का कॉस थीटा, ठीक है। अगर बॉडी एकदम ऐसे प्लेन पे रखी होती यहाँ पर, तो नीचे की ओर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, क्योंकि थोड़े एंगल पे है, तो कुछ फोर्स भाई इधर भी है, क्योंकि देखो सरक जाएगी, इधर भी कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन पूरा नहीं, ठीक है, कुछ लग रहा है, यानी mg का साइन थीटा। तो भाई देखो, ये जो बॉडी होगा इसको दबाएगा भी कुछ, तो इसका मतलब कुछ फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी इस पर रखी है, तो इस पर जैसे मान लीजिए जीना होता है, जीना, ठीक है, यहाँ पर घर्षण ऐसे होता है, घर्षण, यहाँ पर कोई बॉडी रख देते हैं हम, तो वो क्या होती है, फ्रिक्शन के कारण नहीं फिसलती। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई सैंडल पहने हैं, वो एकदम चिकना है, और हम कहीं से उतर रहे हो जहाँ से मतलब जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना, एकदम चिकना प्लेन इंक्लाइंड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे वो सैंडल और उस प्लेन के बीच में कोई घर्षण ना हो, एकदम चिकना हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर हम लोग फिसल जाते हैं। मान लीजिए उस तेल पड़ा हो, तेल, तो हम फिसल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें हमारे चप्पल में गोटी बनी है बड़ी बड़ी, ठीक है, तब हम आ रहे हैं, तो वही गोटी जो होता है वो फ्रिक्शन का काम करता है, ठीक है, वो फिसलने नहीं देता। इसका मतलब यहाँ पर घर्षण है, एकदम चिकना नहीं है, और वो घर्षण को हम मानते हैं म्यू, ठीक है। तो एक घर्षण बल भी लगता है, वो हमेशा किसी बॉडी, अगर बॉडी इधर की ओर मूव करेगी तो घर्षण बल हमेशा Fs पीछे की ओर लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है म्यू इट इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, हम यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ये होता है Fs, क्योंकि ये फोर्स इसको बैलेंस किया है, ठीक है, यानी Fs जो होगा वो mg साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा, Fs इट इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन इट इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है, म्यू इंटू एन। अच्छा, एन क्या होता है, वो नॉर्मल लगता है, ऐसे नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये बैलेंस किया किसको, mg कोस थीटा को, ठीक है, तो म्यू इंटू mg कोस थीटा इट इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अच्छा, mg से mg खत्म, ठीक है, तो म्यू इट इज इक्वल टू हो जाएगा tan, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ, tan थीटा। इसी म्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, ठीक है, इसे म्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। और म्यू की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे हम लोग 30, तो म्यू का मान आ जाएगा 1/√3, ठीक है। यही रिलेशन तो आया, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, वही हमने बताया था, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा या tan अल्फा, जो भी एंगल होगा
ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे अल्फा चाहे थीटा से, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली आप रख देंगे तभी ये वैल्यू मिल जाएगी। 1 सेकंड का आंसर था, लेकिन कंसेप्ट हमें आपको बताना था कि कैसे ये आता है, ठीक है। ये सब चीज़ हमने अपने नोट्स में बताया है। अगर अभी भी आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत समय है। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए 8004023484 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। अभी बहुत समय है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर, ये कम नहीं होता 200 नंबर, ये समझ लीजिए। आप 50 में 45 तो आप जरूर से जरूर करके आएंगे, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटा। अगर जो भी नोट्स लिए होंगे वो समझ रहे होंगे, यही क्वेश्चन ऐसे ही सारे मतलब कॉन्सेप्ट हमने बताया कि जब नीचे आएगा या जब ऊपर जाएगा, ठीक है, क्या होगा मैंने सब बताया, आप खुद देख लेंगे जब नोट्स देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अब हिंदी वाले भी पढ़ लें, ठीक है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बस 30 डिग्री झुके हुए आयना तल पर स्थित है, बस तल के बीच घर्षण गुणांक क्या होगा। घर्षण गुणांक म्यू होता है, ठीक है। इसे म्यू क्यों कहते हैं हम लोग, घर्षण गुणांक। तो सेकंड क्वेश्चन है कि अधिक यूनिफॉर्म rope of mass 6 kg and length 3 meter is hanging vertically from a rigid support. The tension in the rope at a point 1 meter from the support will be, ठीक है। किसी सपोर्ट, कोई एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये रिजिड है, दृढ़ है। मान लीजिए छत से कोई रस्सी लटक रही है, ठीक है, और रस्सी की जो लंबाई है यहाँ पर बताया गया है कि वो 3 मीटर है, पूरा ये लंबाई 3 मीटर है। और रस्सी में द्रव्यमान है वो है 6 kg का। तो रस्सी में नीचे की ओर भार लगेगा वो 6g का, यानी हम लोग जनरली mg ये भी कह रहे हैं। और यहाँ से ऊपर से 1 मीटर पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। तो यानी यहाँ पर हमें टेंशन ज्ञात करना है, यानी तनाव ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा भी हमने बताया है, ये न्यूटन का ही बल है, ये सब चीज़ बताया है। अच्छा, जब कोई बॉडी लटकी हुई होती है अगर किसी रस्सी से, तो उसमें टेंशन जो होता है वो ऊपर की ओर लगता है। टेंशन क्या करता है, विरोध करता है उसका, ऊपर की ओर टेंशन हमेशा लगता है। और किसके कारण लगता है, इस mg, इसके भार के कारण ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका भार mg है, इसको हम लोग w से डिनोट करते हैं, और w भी एक फोर्स होता है। ये समझ ले इस रस्सी को कोई खींच रहा है नीचे की ओर, ये टेंशन जो है विरोध कर रहा है कि ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक। तो आइए देखते हैं, ये रस्सी, यहाँ पर टेंशन, हमें यहाँ पर 1 मीटर नीचे यहाँ पर हमें तनाव ज्ञात करना है। तो इस मास का हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मास का मतलब है सिर्फ 2 मीटर लेंथ से, क्योंकि इतना ही रस्सी लटक रही है नीचे की ओर, इस पॉइंट पे हमें तनाव कह रहा है। अगर इस पॉइंट पे कहता तब भी हम निकालते, इस पॉइंट पे कहेगा तब भी, किसी भी पॉइंट पे कहेगा तो हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, अपने नोट्स में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इतना मास हमको पता है कि 3 मीटर लेंथ में, पूरे लेंथ में 3 मीटर लेंथ में 6 kg का मास है, ठीक है। तो 2 मीटर लेंथ में हो जाएगा 4 kg, ठीक है, और 1 मीटर लेंथ में हो जाएगा 2 kg, ठीक है। 1 मीटर में 2 kg यानी 4 kg। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 × g यानी mg जो भार है, g का मान होता है 10, यानी 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और टेंशन जो है ऊपर की ओर, और तनाव जो है इसको बैलेंस किए कर रखा है। तो T इट इज इक्वल टू होता है mg। तो T यानी इस पॉइंट पर मान लीजिए हम B पॉइंट मान लेते हैं, तो TB इट इज इक्वल टू हो जाएगा 40 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाता। अगर कहता है दृढ़ सपोर्ट पर यहाँ पर तनाव क्या होता, ठीक है, तो ये पूरा हम मास लेते, ठीक है, पूरा मास, यानी T इस 0 पॉइंट पर अगर निकालते तो हमें पूरा मास 6 × g कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाता, तब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता। अगर कहता हमें ऊपर से नीचे 2 मीटर पर, यानी सिर्फ 1 यूनिट
लेंथ का में मास हम निकालते, ठीक है। 1 यूनिट का मास यानी 1 मीटर में कितना मास द्रव्यमान है 2 का, ये हो जाता 20 न्यूटन का। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाता, ठीक है। तो अच्छा, जनरली फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरली फार्मूला यही है कि टेंशन ऊपर mg नीचे, ठीक है, और ये सपोर्ट से बंधा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करता, जैसे मान लीजिए कहीं घिरनी होती, ये घिरनी होती, अगर ये मास जो होता है ये मूव करता, तब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया है घिरनी वाला, ठीक है। जब नीचे जाता है फोर्स, किसी फोर्स से, mg के फोर्स से, तो एक त्वरण भी आ जाता है, ठीक है। यानी इसे हम लोग लिखते mg नीचे की ओर, यानी mg ज़्यादा होता तो ये तनाव कम हो जाता, क्योंकि रस्सी नीचे की ओर जा रही है, ये तनाव कम नहीं सह पा रहा है कि हम इसे रोक लें, तो ये T हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ये m में। ऐसा आपको रिलेशन हमने बहुत बताया है, ठीक है। चलिए, सिर्फ यहाँ पर टंगा है यानी रस्सी मूव नहीं करेगी, तो जो तनाव होगा वो mg के बराबर देना है बस, ठीक है। चलते हैं एक सेकंड क्वेश्चन पर कि a 10 kg ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ आ स्टेशनरी 5 kg ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द 10 kg ऑब्जेक्ट हिट दिस सेकेंड वन। इनका कहने का मतलब है कि एक 10 kg द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो किसी स्टेशनरी यानी स्थिर ब्लॉक जो 5 kg का है उससे आके टकराता है, और टकराने के बाद दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में चिपक कर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो फिर वो 10 kg का वेलोसिटी बताइए जब उससे टकराया था दूसरे वाले से, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। 10 kg की एक बस तो एक 5 kg की स्थिर बस से टकराती है, टकराने के बाद वो एक दूसरे से चिपक कर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगते हैं। 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का वेग क्या है, या किस वेग से दूसरे वेग से टकराता है, ठीक है। अच्छा, एक वीडियो हमने बनाया था वर्क पावर एंड एनर्जी का, ठीक है, कार्य ऊर्जा और शक्ति में भी हमने बताया था यहीं पर, ठीक है, वीडियो में बताया था, और हमने अपने नोट्स के कंसेप्ट में भी बताया है, ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती यानी कोलिजन का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये 10 kg है, ये 5 kg है, ठीक है, ये आता है कुछ वेग से। अच्छा, इसका वेग तो 0 है, इसका वेलोसिटी 0 है, ये आता है, इससे टकराता है, और टकराने के बाद ये दोनों चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो कुछ दूसरी वेलोसिटी से चलते हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी हमको दी गई है ना 5, अच्छा नहीं दी गई, यही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये स्टेशनरी है, इसका मतलब दिया गया है। स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी अवस्था में, स्थिर अवस्था में 0 होता है, और ये दोनों मूव कर रहे हैं चिपक कर, ये तो दिया गया है, ठीक है। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम इस प्रकार के कोलिजन में हम लोग संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि प्रारंभिक दोनों बॉडी का संवेग और अंतिम दोनों बॉडी का संवेग। प्रारंभिक बॉडी का संवेग क्या होता है, p1 प्लस p2, और इधर भी p-1, ये अच्छा, ये इनिशियल मान लीजिए, और इसका भी इनिशियल, और इसका फाइनल मान लीजिए, प्लस सेकंड बॉडी का ये फाइनल, ठीक है, फाइनल यानी अंतिम संवेग। अच्छा, संवेग बराबर क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। तो u1 हो जाएगा इसका इनिशियल, और इसका हो जाएगा mu2, चूँकि मास अगर अलग होगा तो m1 और इसका m2 कर देते हैं, मास सेम होगा तो m1 m रखते हैं, ठीक है। सब बताया हमने आपको। और इधर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी अगर फर्स्ट वाले का मास m1 है लेकिन वेलोसिटी अलग हो जाएगी तो v1, अगर इसका भी मास m2 है, इसका वेलोसिटी इधर अलग हो जाती है तो v2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या करें, अगर दोनों मिलकर चल रहे हैं, मतलब दोनों का वेग सेम है, तो इधर का जो संवेग हो जाएगा वो m1 इंटू m2 को, दोनों चिपक जा रहे हैं तो एक ही द्रव्यमान हो जाएगा, और वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। इधर ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, यानी u इसका 0 तो ये भी 0, सिर्फ ये बचा, यानी m1 जो है 10 इंटू u1, और इधर है m1 प्लस m2 10, और इसका 5, ये हो जाएगा 15, और इंटू ये हो जाएगा v दिया गया है कि दोनों मिलके चल रहे हैं v वेलोसिटी से, यानी 4 दिया है, ठीक है। 15 चौको 60, u1 इट इज इक्वल टू 60/10 यानी 6 मीटर पर सेकंड से ये आया था और इससे टकराया था, तब ये 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगे हैं, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है।
ये भी हमने बताया है नोट्स में, और वीडियो देख लेना अगर जिसने वीडियो भी ना देखा होगा, उसमें भी हमने बताया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 10 kg की। अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज reshaped into a ring of radius 2r, the remaining mass same, the radius of gyration goes up by a factor of। इनका कहने का मतलब है एक डिस्क है, उसका मास m है और रेडियस r है, उसको रिशेप्ड कर दिया गया यानी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो डिस्क से रिंग में बना दिया गया। ठीक है, जब और मास उसका सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी रेडियस क्या है रिंग की 2r कर दी गई। ठीक है, ठीक है, द रिमेनिंग मास सेम द रेडियस ऑफ जायरेशन, तब रेडियस ऑफ जायरेशन एंड घूर्णन त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ते हैं कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक डिस्क को 2r त्रिज्या की एक रिंग यानी वलय में बदल दिया जाता है। यदि द्रव्यमान स्थिर रहता है तो घूर्णन त्रिज्या कितनी हो जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब है कि ये कोई डिस्क है। अच्छा, डिस्क में जो मास होता है वो पूरा भरा रहता है, हर जगह ये मास रहता है, लेकिन रिंग जो होता है वो साइकिल के चक्के के समान होता है, यानी उसके किनारे किनारे पे मास होता है और बीच में मास नहीं होता, यानी किनारे पे ही मास रहता है। जैसे टायर समझ लीजिए, उसके बीच में समझ लीजिए तिल्ली होती है ना, ये तिल्लियाँ, ठीक है, इस पर मास नहीं होता है, किनारे किनारे पे ही मास, तो ये रिंग होता है। और डिस्क में पूरे जगह मास हो जाता है। ठीक है, जैसे कुम्हार का चाक समझ लीजिए। ठीक, और रेडियस ऑफ जायरेशन में हमने एक रिलेशन बताया था, आई इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और इसी के को हम लोग कहते हैं रूट आई अपान एम। के इट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट आई अपान एम, यही होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, इसी के की वैल्यू बताना है कि कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसका मतलब पहले यानी डिस्क में कितनी थी, जब वो रिंग में चेंज हो गया तब अब कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम दोनों का निकालेंगे। तो जब डिस्क का हम निकालेंगे ये, ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो होगा 1/2 यानी हाफ एम आर स्क्वायर होता है। आर जो होता है डिस्क का रेडियस होता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, या डिस्क का हम लिखेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन हाफ एम के वन, इट इज ये होगा सॉरी एम के वन स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, और एम से एम ये हो जाएगा कैंसिल, यानी के वन इट इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपान रूट 2। ठीक है, अब इसे हम रिलेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह रिंग का, तो रिंग का निकालेंगे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एम और आर के स्थान पर है 2r, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 2r कर दी गई है। ठीक है, 2r कर दी गई है। जब ये छोटा था, ठीक है, इसको फैला दिया गया तो इसका जो मास है वो किनारे पर चला गया, तभी तो बड़ी रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर हो गया, और इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा और m k2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा m 4r स्क्वायर। ठीक, तो m से m हो जाएगा कैंसिल, और k2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स r, और r की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा k1 रूट 2, तो k2 इट इज इक्वल टू हो जाएगा k2 इट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 2 इंटू k1। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन जो हो जाएगा वो 2 रूट 2 गुना हो जाएगा किसके, पहले से यानी डिस्क से। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो रिंग है यानी वलय है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क से कितना गुना हो जाएगा, या सिर्फ इतना ही कहेगा कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो जाएगा, इसका मतलब पहले से कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 2 रूट 2 अगर कहीं पर ऑप्शन में लिखा रहेगा तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है।